बुलबुल एक सुंदर सा लहंगा पहने हुए अपने जन्मदिन का केक काट रही होती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली 5 गरीब बच्चियाँ लाली, आलिया, शालू और सबसे बड़ी जानवी गुड़िया को गोद में लिए फटी चिटी फ्रॉक पहने हुए जन्मदिन में आ जाती हैं। तभी 5 साल की लाली हाथ आगे करके बुलबुल से कहती है, बुलबुल, हमें भी अपने जन्मदिन का केक खिलाओ ना। हम 5 बहनों ने कभी भी केक नहीं खाया है। अपने जन्मदिन की पार्टी में उन्हें देखकर बुलबुल चिढ़कर कहती है, माँ, क्या आपने इन 5 गई गुजरी गरीबों को मेरे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है? नहीं बुलबुल बेटा, भला मैं इन भिखारियों को क्यों बुलाऊंगी? मुझे लगा तुमने बुलाया होगा। माँ, ये गई गुजरी गरीब मेरी सहेली थोड़ी ही है जो मैं इन्हें बुलाऊंगी। देखो तो कैसे फटी चिटी फ्रॉक पहनकर भूखे नंगे की तरह केक खाने के लिए चली आई। मेरा पूरा बर्थडे ही खराब कर दिया इन्होंने। ये कहकर बुलबुल जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर अमीर घमंडी ललिता उन 5 गरीब बच्चों को धक्का देते हुए अपने घर से बाहर निकाल देती है। और सबसे बड़ी जानवी, जो कि गुड़िया को गोद में लिए हुए होती है, बड़ी तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसको घर लेकर आती है, जहां उनकी गरीब दर्जी माँ मालती गर्मी में मेहनत से कपड़े सिल रही होती है। मालती, कहाँ हो तुम मालती? अरे भाई, कौन है? इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ललिता जी, आप संभाल के रखो अपनी गरीब बेटियों को। फ्री फंड का खाने के लिए किसी के भी घर पहुंच जाती हैं। आज तुम्हारी इन 5 गरीब बेटियों ने मेरी बेटी का बर्थडे खराब कर दिया। अपनी बेटियों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ललिता जी, माफ कर दीजिए, ये बच्चियाँ हैं, नादान हैं। भाड़ में गई इनकी नादानी। अगर दोबारा से ये 5 कभी भी मेरे घर आई ना, तो देख लेना तुम। इस तरह से ललिता बेचारी गरीब दर्जी मालती को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। क्यों गई थी तुम 5 उनके घर? हमें माफ कर दो माँ, लाली और शालू को केक खाने का मन कर रहा था, इसीलिए हम वहाँ पर गई थी। माँ, तुम्हें पता है ना, ललिता आंटी की बेटी बुलबुल ने कितना सुंदर लहंगा पहना था। माँ, तुम हमारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? हम भी सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती हैं, केक काटना चाहती हैं। देखो, हम सबकी फ्रॉक भी फट गई है, हमारे लिए लहंगा खरीद दो ना माँ। अपनी 5 गरीब बेटियों के मन में लहंगा पहनने के सपने को देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखें भर आती हैं। तभी शक्ति घर आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। लाली, बाबूजी की समझदार बेटी कौन है? मैं हूँ बाबूजी। देखो लाली, आलिया, शालू और जानवी, ये बात तुम चारों के लिए और छोटी सी गुड़िया के लिए भी है। तुम तो जानती हो, तुम्हारी माँ एक गरीब दर्जी है और मैं एक माली। हम जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, वो तुम 5 का पेट भरने में ही खर्च हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में तुम्हारे गरीब माँ बाप तुम 5 के लिए लहंगा कहाँ से खरीदेंगे? पिता की बात सुनकर 5 के चेहरे उदास हो जाते हैं और वो उन 5 को घर के आंगन में ले जाता है, जहाँ तरह तरह के फूल खिले होते हैं। पिताजी, आप हम 5 को ये फूलों के बगीचे में क्यों लाए हैं? पिता के समझाने पर 5 बेटियां लहंगे की जिद छोड़ देती हैं। तभी अपनी बेटियों को देखकर उनकी गरीब दर्जी माँ कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम 5 का लहंगा पहनने का कितना मन है, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा करके लहंगे के लिए पैसे जोड़ूंगी। बेचारी गरीब दर्जी मालती दिन रात कपड़े सीती है, मगर लोग भी उसकी गरीबी देखकर इस बात का खूब फायदा उठाते हैं और सस्ते में ही उससे कपड़े सिलवा लेते हैं। ऐसे में वो जो भी कमाती वो घर में ही खर्च हो जाता। इस बात से परेशान होकर एक दिन मालती जब सिलाई का काम खत्म करके
दोपहर में खाना खाने बैठती है, तभी 70 से 80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, बहुत भूखी हूँ, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दोगी? मगर अम्मा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस ये रूखी सूखी रोटी ही है। अगर आप खा सकती हैं तो ये लीजिए। ये कहकर मालती अपने आगे की थाली बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है और उसे अपने घर में बिठाकर खिलाती है। तभी वो बुढ़िया एक परी बन जाती है। माफ करना, मगर तुम्हारी बागों के ये रस भरे फूल मुझे तुम्हारे घर खींच लाए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी परीक्षा लूं। कहो, मुझ गरीब को अपने बाग के फूलों का रस पीने देने के लिए तुम बदले में मुझसे क्या लोगी? फिर मालती उस परी से अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगा मांगती है। तभी अपने जादुई हाथों से बगीचे के फूलों को छूकर परी कहती है, देखो, अब तुम्हारे बगीचे के फूल जादुई फूल हैं, जो ना कभी सूखेंगे, ना कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू कम होगी। इन फूलों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगा बना सकती हो। ये बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और मालती उन सारे जादुई फूलों को तोड़कर घर के अंदर ले आती है और बचे कुचे कपड़ों के कतरन को जोड़ जोड़ कर लहंगा सिलना शुरू कर देती है। मैं जानती थी कि एक न एक दिन ये कतरन मेरे काम जरूर आएंगे। इन कतरन से मैंने लहंगे का अस्तर तो बना लिया, अब बस मुझे फूलों से इसे सजाना है। ये बोलकर मालती रंग बिरंगे फूलों को लहंगे पर सिल देती है और एक एक करके अपनी 5 बेटियों की उम्र के हिसाब से 5 अलग अलग डिजाइन के सुंदर सुंदर फूलों वाले लहंगे सिल लेती है, जिसमें कोई बैकलेस फूलों वाला लहंगा होता है तो कोई परियों वाला लहंगा होता है। फिर वो फूलों से बना लहंगा अपनी 5 बेटियों को देती है। सुनो लाली, आलिया, शालू, जानवी और गुड़िया, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। फूलों वाला लहंगा देखकर वो 5 बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ तक कि 2 साल की गुड़िया भी खुशी से चहकने लगती है। माँ, ये फूलों वाला लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। ये आपने कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं, बल्कि तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से तुम 5 के लिए खुद सिला है। माँ, अब देखना, हम भी उस बुलबुल की बच्ची को अपना फूलों वाला सुंदर सा लहंगा दिखाएंगे। मगर माँ, आखिर ये फूलों वाला लहंगा हम कितने दिन पहन पाएंगे? क्योंकि इसके फूल तो कुछ ही घंटे में मुरझा जाएंगे और हम 5 को फिर से फटे चिटे हुए फ्रॉक पहनने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी बच्चियों, ना तो इसके फूल मुरझाएंगे और ना ही इन फूलों की खुशबू जाएगी। ये सुनकर 5 की खुशी फिर से लौट आई और वो अपने फूलों वाले लहंगे पहनकर गली सड़क बाजार में खुशी से घूमती हैं। जो कोई भी उन गरीब 5 बच्चियों के फूलों वाले लहंगे को देखता तो बस देखता ही रह जाता। और अब उस गरीब दर्जी के घर वैसा ही फूलों वाला लहंगा सिलने का ऑर्डर आने लगता है और ललिता की बेटी बुलबुल भी वैसा ही लहंगा पहनने की जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी लाली, आलिया, शालू के जैसा फूलों वाला लहंगा पहनना है। अच्छा ठीक है बुलबुल बेटा। फिर ललिता मालती के घर आती है और उससे माफी मांगकर उससे कहती है, सुनो मालती, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। प्लीज मेरी बुलबुल के लिए भी अपनी बेटियों की तरह फूलों वाला लहंगा सिल दो। वैसे तो ये फूल मुरझा ही जाएंगे, मगर बेटी की खुशी के लिए तुम जितना कहोगी मैं उतने पैसे दे दूंगी। जी नहीं ललिता जी, ये फूल नहीं मुरझाएंगे। ये इस गरीब दर्जी की गारंटी है। अगर मुरझा जाएं तो आपके पैसे वापस। अच्छा जी, ऐसी भी क्या खास बात है इन फूलों में जो तुम्हें इतना यकीन है? माफ कीजिएगा, मगर मैं वो आपको नहीं बता सकती।
मालती ललिता की बेटी बुलबुल के लिए बगीचे की जादुई फूलों से फूलों वाला लहंगा सिलकर दे देती है और हर दिन के साथ अब उस गरीब दर्जी माँ के फूलों वाले लहंगे और फूलों वाले ड्रेसों की डिमांड हर तरफ बढ़ती ही जाती है, जिसके बाद बढ़ती है मालती की आमदनी। अजी, मेरी बनी फूलों वाली ड्रेस की मांग हर बाजार दुकानों में बढ़ती ही जा रही है। अब आप सेठ जी से कहकर वहाँ से काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। पता है मालती, हम गरीब इंसानों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह होती है, जिसे हर दिन खिलना और मुरझाना पड़ता है। इसलिए जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो। फिर कुछ दिनों के बाद शक्ति भी अपने सेठ के यहाँ से माली का काम छोड़कर अब अपनी दर्जी पत्नी की मदद करता है और दोनों ही साथ मिलकर सिलाई मशीन पर जादुई फूलों से लोगों का दिया हुआ फूलों वाली ड्रेस का ऑर्डर पूरा करते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्द उनकी गरीबी भरी हालत ठीक हो जाती है और वो दोनों अपनी 5 बेटियों को अच्छी परवरिश और अच्छी जिंदगी दे पाते हैं और आगे भी इसी तरह से मालती लोगों के बीच खूब नाम कमाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। चंडीगढ़ नाम के एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 संतानें थीं, राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी साक्षी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उनके राज्य में एक कुसुम नाम की औरत रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, एक का नाम था सुनैना और दूसरी का नाम था गौरी। वो दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थीं, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर काम करने से मना किया करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देखकर बहुत ही दुखी होती थीं। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे गौरी, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक बड़े फूल के पेड़ में बदल सकती हूँ। चलो आज हम उसे आजमाते हैं। उसके लिए मुझे 2 पानी के घड़े चाहिए। जाओ, तुम जाकर उसे लेकर आओ। उसके बाद गौरी 2 पानी के घड़े लेकर आती है। गौरी, अब तुम मेरे ऊपर ये पहले घड़े वाला पानी डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। कोई भी पत्ते या टहनी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी। उसके बाद सुनैना नीचे बैठ जाती है और मन ही मन में कोई मंत्र पढ़ती है। तब गौरी उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डालती है। देखते ही देखते सुनैना एक फूल वाले पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ने लग जाती है। उसके बाद गौरी उसके बदन पर दूसरे घड़े वाला पानी डाल देती है। फिर वो वापस से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं और कौन जाएगा? मैं नगर में फूल बेचने के लिए जा रही हूँ। फिर सुनैना राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो फूल, ताज़ा ताज़ा खुशबूदार फूल ले लो। तभी उसकी आवाज राजकुमारी साक्षी सुन लेती है और साक्षी अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, मुझे बहुत सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूं? हाँ बेटा, बुला लो। तभी साक्षी नौकरों को कहकर सुनैना को अंदर बुला लेती है। नमस्ते महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने बुलाया है आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी साक्षी को। इसके कितने पैसे लोगी? मैं क्या बोलूँ,
हम गरीब लोग हैं महारानी जी, आप जितना भी दोगी मैं उतना ले लूंगी। ठीक है। रानी वो फूल की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली सुनैना को दे देती है। फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब सुनैना भी सोने के सिक्के के मिलने की वजह से बहुत ही खुश है। गौरी भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों प्रतिदिन फूल निकाला करती थीं और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थीं। राजकुमारी साक्षी भी लगभग हर रोज ही वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार जी, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सुनैना के घर पहुंच जाता है। तभी राजकुमार देखता है कि सुनैना और गौरी अपने बगीचे में जाती हैं और सुनैना और गौरी रोज की तरह अपने काम में लग जाती हैं। अंत में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है और सुनैना की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है, यानी वो काबिले तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक कुसुम के घर जाकर राजा का बुलावा बोलते हैं। गौरी, सुनैना, जल्दी से बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? तभी गौरी और सुनैना अपनी माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती हैं। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह कुसुम राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुसुम महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। आज हमने आपको कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा खास काम महाराज? हम हमारे राजकुमार अभिमन्यु के लिए आपकी बेटी सुनैना का हाथ मांगना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात होगी महाराज कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ महाराज। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार अभिमन्यु और सुनैना की शादी हो जाती है। राजकुमारी सुनैना, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महका दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक फूल का पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और सुनैना बाग में चले जाते हैं और राजकुमार सुनैना के कहे अनुसार उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डाल देता है और सुनैना एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी साक्षी भी ये सब कुछ हर रोज छिपकर देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और सुनैना को लेकर बाहर खेलने जाने लगी। साक्षी, तुम इसे बाहर लेकर जा रही हो?
मगर उसका ख्याल भी रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। राजकुमारी साक्षी सुनैना को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब साक्षी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि सुनैना कैसे एक फूल के पेड़ में बदल जाती है। वो सुनैना से कहती है, सुनैना भाभी, चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले पेड़ में बदल कर दिखाओ। क्या फुजूल की बातें कर रही हो साक्षी? मैं क्या कोई जादू कर रही हूँ? मुझे सब पता है। अब करती हो कि नहीं? मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनैना वो सारे नियम साक्षी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियों को ना तोड़ें। अब सारी सहेलियाँ सामग्री लेकर आती हैं और सुनैना को नीचे बैठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर एक घड़े का पानी डालती हैं। देखते ही देखते वो एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। अब सारी सहेलियाँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और सभी लड़कियाँ बहुत ही बदतमीजी से कोई उस पेड़ के फूल तोड़ता है तो कोई टहनी के तोड़ने से सुनैना को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके ऊपर दूसरे पानी का घड़ा ना डाला जाए। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सारी सहेलियाँ जल्दबाजी में पेड़ की और भी टहनियाँ तोड़ देती हैं। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी डाल देती है और सारी सहेलियाँ और साक्षी भी वहाँ से भाग जाती हैं और यहाँ सुनैना फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। सुनैना का पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथ और पैरों में काफी ज्यादा चोटें थीं। आखिर में वो एक राह गुजरते बूढ़े बाबा से मदद मांगती है और वो बूढ़े बाबा सुनैना को अपनी बग्घी में बिठाकर उसके घर पर छोड़ देते हैं। उसे इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो उसका इलाज करवाती है और इधर राजमहल में साक्षी, सुनैना कहाँ पर है? वो नहीं आई? कहाँ छोड़कर आई हो तुम उसे? आ जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी साक्षी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और राजकुमार अभिमन्यु सुनैना को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार सुनैना के घर के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें सुनैना उसके घर पर दिखाई देती है और वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं। मेरी राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया, मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। कुसुम राजकुमार अभिमन्यु को सारा किस्सा बता देती है। साक्षी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो, इसका इंतजाम मैं करूँगा। अगर आप साक्षी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में आपके साथ आऊंगी। ठीक है मेरी राजकुमारी। अब राजकुमार सुनैना की बात मानकर उसे अपने राजमहल ले जाता है। साक्षी उससे माफी मांगती है, लेकिन सुनैना ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी सुनैना को राज अभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के नए महाराज और महारानी बन जाती हैं। महाराज अभिमन्यु अपनी रानी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।